जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर सा विषय आपके सामने लेकर आ गए हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस विषय पर जो है कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके बताएं कि आपके क्या विचार हैं। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं थोड़े से, उसके बाद हमें स्कूल भेज दिया जाता है, शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर आय के लिए हम कोई भी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं। अर्थ ये है मेरे कहने का कि जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक मनुष्य जीवन के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्कूल, जहाँ तक मुझे लगता है, कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा बाधित कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और जो हमारे पहले गुरुकुल थे, जितने भी हमारे गुरुकुल थे, वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पर व्यक्ति को एक ऐसा स्थान दिया जाता है जहाँ पर वो खुलकर अपने विचार और विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, अपनी सोच को प्रस्तुत कर सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वास्तव में स्कूल हमें बाधित कर रहे हैं? जी, देखिए, स्कूली व्यवस्था जो आज से 100 या 200 साल पहले, 150 साल पहले शुरू शुरू की गई थी। हम थोड़ा सा पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। 1830 में मकाले ने जो है ये आधुनिक स्कूली व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है। और ये जो स्कूली व्यवस्था थी, इसका आधार केवल बच्चे को तर्क संगत बनाना था, ताकि वो तर्कशील बन सके और वो अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से कट सके। यही इसका मुख्य आधार था। और चूंकि उसमें तर्कशीलता बढ़ती चली गई, जो बच्चा होता था, जिसकी जिसके कारण होता क्या था कि वो अपने माता पिता से विलग हो जाता था। बड़े होते होते वो उनकी परवरिश पर सवाल उठाने लगता था। पहले ये देखा जाता था। इसलिए जो है आज बढ़ते बढ़ते इसका स्तर इतना बढ़ चुका है कि आज हमारा तर्क करने की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपने माता पिता पर, जिन्होंने हमें इतने प्यार परवरिश के साथ बड़ा किया है, उन पर भी सवाल उठाते हैं। अपनी जड़ों से इतना कट चुके हैं। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि स्कूली व्यवस्था, स्कूली शिक्षा एक बाधा ही है। कहीं ना कहीं देखने में ये भी लगता है कि स्कूल में वी आर ऑल अबाउट कंपटीशन। हम केवल कंपटीशन करते रहते हैं, और कंपटीशन से भी किससे? दूसरे बच्चे से। जबकि हर एक व्यक्ति की, हर एक बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है। लेकिन टीचर्स जो हैं वो क्या करते हैं, बेटा उससे फर्स्ट आना है, उससे सेकंड आना है, उससे आगे जाना है, आपको फर्स्ट आना है क्लास में, ये करना है, वो करना है। वाई सो? मैं पूछना चाहती हूँ कि वो ऐसा करते क्यों हैं, जबकि पता है कि हर एक व्यक्ति की गुणवत्ता अलग होती है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो गला काट प्रतिस्पर्धा, ये जिसकी होड़ लगी हुई है लोगों में, स्कूलों में, और अपने विद्यार्थियों को, एक विद्यार्थी तो ऐसा होता है जिसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी जाती, महत्व दे दिया जाता है। एक दूसरी तरफ वहीं एक विद्यार्थी होता है जिसको हमेशा कम आंका जाता है उस पहले विद्यार्थी से, जिसको अधिक महत्व दिया गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि सारा खेल हमारी मानसिकता का है। यदि हम किसी को अच्छा करना चाहे, उसमें उसको निखारना चाहे, तो हम उसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम उसे प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन प्रेरणा देना तो बहुत दूर की बात, यहाँ तो प्रतिस्पर्धा में वो बच्चा इतना पीछे छूट जाता है कि उसको खुद की काबिलियत पे शक होने लगता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। इसलिए मुझे लगता है कि जो गला काट प्रतिस्पर्धा की होड़ लगी हुई है स्कूलों में, अपने बच्चों में जो ये देखने को मिलता है, ये वाकई बहुत हानिकारक है और आगे चलकर इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़्यादातर सुसाइड्स नोटिस की जाती हैं वो सभी जो है कंपटीशन की वजह से ही की जाती होता है। है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे को कंपेयर किया जाता है दूसरे कंपेयर किया बच्चे से, जाता है। जबकि उसकी खुद की क्वालिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज कर दी जाती हैं, वो कम कर दी जाती हैं या कम आंकी जाती हैं। अब हो सकता है किसी व्यक्ति में पढ़ने का टैलेंट हो और प्रतिभा हो, या किसी व्यक्ति में नृत्य करने की प्रतिभा हो। अगर वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं तो वो उस क्षेत्र में पारंगत होकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है, लोगों को ऐसा आमतौर पे प्रतीत होता है कि जो शिक्षा है वो केवल किताबों से ही है। ठीक है, उसमें कला नहीं आती। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है शिक्षा में कला और किताबें दोनों आती हैं। अब किसी बच्चे को जो है किताबें भी पसंद आ सकती हैं और किसी बच्चे को किसी प्रकार की कला भी पसंद आ सकती है। तो आपकी इस पर क्या राय है? आपने कला की बात की। मैं यहाँ कहूँगा
कि कलात्मकता तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन वो बिल्कुल जो है समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है दबाव इतना ले लेता है, वो दबाव मान लेता है, क्योंकि माँ बाप का प्रेशर उस पर होता है, टीचर्स का प्रेशर उस पर होता है, लेकिन कोई उसको धीरज से कभी ये बैठ कर नहीं समझाता कि शिक्षा का आधार उसका शिक्षा जो है उसके जीवन से बढ़कर नहीं है। और कई बार आपने कहा सुसाइड की आपने बात की, तो सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि वो शिक्षा को अपने जीवन से ज़्यादा समझ लेता है, अपनी लाइफ से ज़्यादा समझ लेता है, इसलिए जो है वो व्यक्ति सुसाइड करता है दबाव लेकर। मुझे लगता है कि जो ये आत्महत्या की बात है ये केवल शिक्षा के क्षेत्र पर ही लागू नहीं होती है। ये अगर आमतौर पर देखा जाए तो व्यक्ति जब बहुत दबाव में होता है, जब वो किसी से अपनी बात खुलकर कह नहीं पाता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, तब मुझे लगता है कि उसको ये फैसला उठाना पड़ता है कि हाँ, अब जब संसार में मेरे लिए कुछ नहीं बचा तो आत्महत्या करना जो है एक चीज हो सकती है कि शायद उससे मुझे शांति या सुकून प्राप्त हो जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी शिक्षा इसके पीछे बहुत मुख्य कारण है, क्योंकि आपकी शिक्षा आपको मुक्त होना नहीं सिखा रही, आपकी शिक्षा जो है आपको बांधना, यानी कि बांध रही है आपकी शिक्षा। मुझे ऐसा लगता है कि सुसाइडल केसेस जितने भी होते हैं वो सब यही है। यहाँ पर एक मैं बात कहूँगा कि आजकल केवल स्कूलों में शिक्षा करवाई जाती है, कुछ किताबें होती है, उन किताबों में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उन्हें बच्चों को रटवा दिया जाता है। वरन होना ये चाहिए कि एक तरफ शिक्षा होनी चाहिए और एक तरफ जो है ऐसा योग का अभ्यास करवाया जाना चाहिए जो उनको उनके मन से मुक्त होना सिखाए, उन्हें हल्का महसूस कराए। इतना भार उन्होंने दिया है, शिक्षा ने जो है इतना दबाव वो बनाती है कि लेकिन उसको हल्का करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है। आप देखिए कि अटेंशन जो है, इतनी अटेंशन भी जो है कम होती जाती है समय के साथ, बच्चे की जो अटेंशन है कम होती जाती है, वो स्कूल को एक भार की तरह लेने लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उसकी कलात्मकता ख़त्म हो गई, उसमें जो है अटेंशन ख़त्म हो गई बिल्कुल भी, यानी कि वो आत्मचिंतन नहीं कर पाता, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे कभी वो चीज़ सिखाई नहीं गई, उसे तो केवल कुछ डाटा दे दिया गया, इन्फॉर्मेशन दे दी गई, उसने वो इन्फॉर्मेशन रटी और वही जो है पेपर में लिख के आई। आमतौर पर यही होता है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को रटवाने से पहले उस बच्चे के दिमाग में उसके बारे में क्या है, उस डाटा के बारे में वो क्या सोचता है, वो उससे कभी नहीं पूछता जी। तो बच्चा जो है इतना विवश हो जाता है कि उसके मन की और उसके मस्तिष्क की ग्रहणशीलता खत्म हो जाती है। सारा खेल मन की ग्रहणशीलता का है। मन जितना ग्रहण करता है, बुद्धि उतना ही उसके बारे में विचार करती है। जितना इंसान विचारवान होता है, जितना विवेकवान होता है, वो व्यक्ति उतनी ही ऊंचाई पर जाता है। पर यहाँ तो कुछ उल्टा देखने को मिलता है। किताबों में हमें जो सिखा दिया जाता है वो उसका प्रैक्टिकल कभी नहीं करवाया जाता। हमें ब्लड डोनेशन के बारे में बताया गया कि एक अच्छा एक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ब्लड डोनेशन ड्राइव पर हमें कभी नहीं ले जाया गया लोगों की मदद करने के लिए। प्रैक्टिकल ज़िंदगी में उस चीज़ को कभी नहीं अप्लाई किया गया, केवल किताबों में, केवल कुछ एग्ज़ाम में हमें वो चीज़ें जो है लिखवा दी गई, रटवा दी गई, और वहीं तक जो है हमारा ज्ञान सीमित हो जाता है, लेकिन विचार की शक्ति वहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो है कलात्मकता मर जाती है, इसलिए बच्चे की प्रतिभा भी मर जाती है। तो पहले जो गुरुकुल होते थे उसमें क्या होता था कि बच्चे के पास किसी प्रकार की नोटबुक होती नहीं थी, तो गुरु केवल बोलता था और बच्चे केवल ग्रहण करते थे ज्ञान। आई थिंक दैट वॉज मोर इनोवेटिव, और वो जो है एक क्रिएटिव एस्पेक्ट भी जो है एजुकेशन का दिखा रहा था। लेकिन धीरे धीरे गुरुकुल को खत्म कर दिया गया और एक पाश्चात्य सभ्यता पे आधारित शिक्षा पद्धति लाई गई, जिसमें हम कुछ विषयों तक केवल सीमित रह गए। उसमें कुछ विषय ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए कि उनका जो पास्ट में है, जो अतीत को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो घटना घटित हुई उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे कहने का ये अर्थ है कि अगर हम पीछे की चीजें पढ़ते हैं, उसमें जीने का क्या अर्थ है। चलिए, एक आधार ये हो सकता है कि भाई पास्ट में जितनी मिस्टेक्स हुई उनको हम वापस रिपीट ना करें, ओनली दैट इज अ थिंग, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें वर्तमान स्थिति में रहने नहीं दे रही है फिर। और गुरुकुल में कहीं जब आप प्रैक्टिकल करते थे चीजों का, या आप आत्म अध्ययन करते थे, तब आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहे थे।
और यहाँ पर जब से हम स्कूल में आए हैं तब से हम देखेंगे कि हर एक बच्चा कायर की तरह बैठ जाता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो निकलते हैं, उभर जाते हैं, लेकिन अगर संसार में कुछ भी हो रहा हो तो हर कोई लगभग केवल कायरों की तरह अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, चाहे समाज में कुछ भी होता रहे। मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है, अतीत के बारे में पढ़ाया जाता है। आपने कहा कि अतीत के बारे में जो पढ़ाया जाता है उससे केवल हम अपनी गलती को सुधार करते हैं। ये अब की शिक्षा पद्धति है। पहले गुरुकुल में क्या होता था, जो अतीत में घटनाएं हुई है वे न केवल हमें अपनी गलतियों का आभास कराती थी, वरन हम में संवेदनाएं भी पैदा करती थी। सोचना एक बात है, संवेदनाओं के साथ सोचना एक बात है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, वो हम लोगों को पढ़ाया गया 1919 में जो हुआ था। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, एक बच्चा है जो केवल उसको पढ़कर छोड़ देता है। ये तो हो गई आधुनिक शिक्षा पद्धति। गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था, मान लीजिए यही इंसिडेंट लीजिए, जलियांवाला बाग 1919 में जो हुआ था। गुरुकुल में उस बच्चे के अंदर वो संवेदनाएं भी होगी। वो बच्चा यदि उसको पढ़ेगा, उसके गुरु उसके बारे में बताएंगे, हादसे के बारे में, तो उसके आंखों से स्वयं अश्रु आने लगेंगे, वो रोने लगेगा, क्योंकि उसमें वो संवेदनाएं उत्पन्न हो चुकी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक पेड़ को आपने देखा होगा, वो पेड़ है, वो प्राकृतिक है, हरी भरी उसकी पत्तियों की आवाज आती है, सब कुछ है, वो प्राकृतिक है। जब उसी पेड़ को काट जी, तो बच्चे की स्वाभाविकता को खत्म कर दिया जाता है। उसको उस हरे भरे पेड़ को काट कर एक काठ की टेबल बना दी जाती है जिसमें से कर्कश आवाज आती है। उसको प्राकृतिक नहीं रहने दिया जाता, जैसे वो पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ छांव देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको एक टेबल बना दिया जाता है, उसको एक आकार दे दिया जाता है अपने मन के अनुकूल। वही ये शिक्षा पद्धति करती है। जैसे हमारे गुरुकुल को खत्म किया गया, गुरुकुल की पद्धति को 90,000 गुरुकुल के लगभग आसपास गुरुकुल को नष्ट किया गया। आप देखिए कितना बड़ा डेटा है ये। यानी कि कुछ दाल में कुछ ना कुछ काला है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है कि इतने गुरुकुल को एक साथ खत्म किया गया धीरे धीरे। और जैसे जैसे ये चेंजेस आए वैसे वैसे हमें समाज में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, बच्चे की थिंकिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं, माँ बाप की थिंकिंग तक में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब आपने एक बात कही थी, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपने कहा था कि वो जो है नौकरी करता है, उसको उसके दिमाग में यही बात, उसकी मेंटेलिटी में यही बात डाल दी जाती है, वो कापुरुष हो जाता है, कायर बन जाता है, और उसको लगता है कि नौकरी चाकरी ही जीवन का आधार है, उसको किसी की नौकरशाही करनी पड़ेगी, वही जीवन का आधार है। आप देखिए इस चीज को। तो उन्होंने जो अंग्रेजी शासन आया, उन्होंने बच्चों के दिमाग को कितना ज्यादा हावी थे वो बच्चों के दिमाग पर, कि उन्होंने इतने सारे चेंजेस लाए। तो अब बच्चों को ये लगने लगा है कि केवल वही नौकरशाही जीवन का आधार है, उसके बगैर उनका जीवन यापन नहीं हो पाएगा। वहीं हमारे महात्मा क्या कहते थे, हमारे गुरुजन क्या कहते थे कि खाना जीवन का आधार नहीं है, खाना पीना ये तो केवल इंद्रियों का माया जाल है। कितनी बड़ी वो बात बताते थे, और इसके पीछे का तर्क भी बताते थे। क्योंकि आप देह नहीं है, हमारी शिक्षा पद्धति आधुनिक आपकी देह से आपको मुक्त नहीं होने देती, वो आपको अधिक अपनी इंद्रियों के वशीभूत करती है। कहीं ना कहीं जो ये एजुकेशन सिस्टम है अभी हाल फिलहाल का, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ह्यूमन इट इज मेकिंग दैम अ रोबोट। जी, रोबोट, बिल्कुल रोबोट, क्योंकि वो एक पैटर्न में चलते हैं। वो जो बच्चे हैं वो सब एक पैटर्न में चलते हैं, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, और उनके मानसिकता में, सबकी मानसिकता में एक ही बात होती है कि बड़े होकर कुछ ना कुछ कमाना है। ठीक है, सबने ये बात सोच ली कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे इतना पैसा कमाना है, लेकिन क्या किसी ने ये बात सोची कि जो मैं गाड़ी लूंगा उससे उसका जो गाड़ी लेने का दुष्परिणाम है, उससे जो डीजल निकलेगा, गैस निकलेगी हानिकारक, वो प्रकृति को कितना ज्यादा प्रभावित करेगी। जो ये बच्चा बात सोच लेता है, समझो उसने आधुनिक शिक्षा को चुनौती दी है। पढ़े लिखकर गाड़ी तो कोई भी ले सकता है, उससे होने वाला दुष्परिणाम के बारे में अगर कोई सोच ले तो वही जो है वास्तविकता में संवेदनशील व्यक्ति है। तो सबसे पहली बात, संवेदना को खत्म कर दिया गया, दिमाग को अधिक तर्कशील बना दिया गया।
इसलिए तर्कशील जब दिमाग हो जाता है तो सरल तो व्यक्ति रहता नहीं है। नहीं रहता और जब जब तक सरलता नहीं है तब तक वो संसार में आत्मबोध तो कभी कर नहीं पाएगा। नहीं 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 एक अपने चीज बारे यहाँ में पर ये भी है, अगर देखी जाए तो हम मायावाद जो है ये शिक्षा पद्धति बढ़ाती है बहुत ज्यादा अधिक, जिसके कारण हमें सारे दुख होते हैं। मान लीजिए मैंने पहले एक गाड़ी खरीदी बहुत बड़ी और मैंने उसका उपयोग किया, ठीक है, और फिर कुछ मेरे ऊपर ऐसी अवस्था आन पड़ी जहां मेरे पे दुखों का भारी ढेर लग गया, ठीक है। अब वो ना तो मेरे पास गाड़ी रही, ना मेरे पास मेरा घर कपड़ा मकान रहा। अब मैं यूज टू हो गई थी उस चीज के पहले, यानी कि मेरे को हैबिट हो गई थी, लत लग गई थी, आदत लग गई थी कि मैं बहुत अच्छी सुविधाओं में रहूं, बहुत अच्छे से सारा कार्य करूं। लेकिन जब मुझे वो दुख आया, अब मेरे से अपनी वो हालत सहन नहीं हो रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वास्तविकता में बहुत बड़ा दुख मेरे ऊपर टूट पड़ा है। तो जहां तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे बोल सकते हैं प्रसंग के पीछे कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। धीरे धीरे हमें दीमक की तरह जो खाए जा रही है वो ये आधुनिक शिक्षा पद्धति, अगर कोई बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखे, क्योंकि उन्हें स्वाद लोलुप बनाया जाता है। आज के जो छात्र होते हैं, काक चेष्टा बका ध्यानम स्वान निद्रा तथेव च, ये गुरुकुल की शिक्षा थी कि एक विद्यार्थी को ऐसे होना चाहिए कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना करो तब तक जागते रहो, तब तक अपने पथ पर निरंतर चलते रहो। लेकिन अब आप आज के समाज में इस चीज को लागू कीजिए, काक चेष्ट बका ध्यानम स्वान निद्रा तथे विजय, है ना, कि श्वान के समान आपकी नींद होनी चाहिए। आप सोने का ही देख लीजिए, बच्चे रात को 1-1 बजे सोते हैं, 2-2 बजे सोते हैं, है ना। और पहले के समय में जब गुरुजन हमें बताते हैं कि 7 बजे सोना है, 5 बजे उठना है, सूर्य उदय होने से पहले, ठीक है, 4 बजे उठना है और अपना योग का अभ्यास करना है, ध्यान लगाना है, ठीक है, ताकि हम आत्मचिंतन कर सके, आत्मा को जान पाए, ताकि हम मानवता को समझ पाए। लेकिन वो चीज़ तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी, खत्म हो चुकी। बच क्या गया, 1 बजे सोते हैं, उससे आंखों पर भी जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। जो हम फोन चलाते हैं उसकी जो एनर्जी रेडिएट होती है, क्योंकि ज्यादातर सारा काम आजकल गूगल से होता है जी, ठीक है। और शिक्षा पद्धति भी ये कहते हैं कि जाओ गूगल पे सर्च करो, गो एंड सी द यूट्यूब वीडियोस। पहले जो था बच्चे खुद विश्लेषण करते थे चीजों का, जिससे उनकी एक तो कलात्मक जो पक्ष है वो उनका बढ़ जाता था, ऊपर आ जाता था। दूसरा, उनको किताबें पढ़ने की आदत होती थी। और वास्तविकता में एक फोन से पढ़ना और किताब से पढ़ना, दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। जब आप किताब को पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप अकेले नहीं, संसार में आपका एक दोस्त है जिसमें आप सारी बातें पढ़ सकते हैं, सारी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गूगल एज अ रोबोट काम कर रहा है, उसमें संवेदनाएं नहीं होती हैं, सीधा सीधा लिखा होता है, साथ ही में आप उसको टच कर सकते हो, लेकिन आप उसको मेरे ख्याल से कभी फील नहीं कर पाओगे, कभी भी महसूस नहीं कर पाओगे। जी, आपने किताबों की बात की। किताबें हमें दुनिया से जुड़ना सिखाती है, संवेदनशील बनाती है, मानवता से एक एक बहुत सूक्ष्म होती है किताबें, है ना, बहुत सूक्ष्म होती है। तो इसलिए कहा जाता है, आपने कहा रोबोट है, तो रोबोट तो है, बिल्कुल बन चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक भी नहीं है, ठीक है। आज की शिक्षा प्रणाली ने बच्चों को रोबोट ही बना दिया है। उनको इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है कि उनके अंदर की जिज्ञासा ही खत्म हो चुकी है। बच्चे का सबसे बड़ा गुण होता है कि उसके अंदर जिज्ञासा हो, स्वाभाविकता हो। लेकिन अगर हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ जानना होता है, तो हम गूगल पर जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं और उस चीज़ को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से हमें वो चीज़ जानने को मिल जाती है। पहले जतन करते थे लोग जानने के लिए, कुछ जानना होता था, अपने गुरुजनों के पास जाते थे, 4-5 दोस्तों के पास जाते थे, उस चीज़ का अच्छे से विश्लेषण करते थे और उसके कितने पक्ष जान लेते थे, उसके सभी पहलुओं को जान लेते थे, वो जो विषय होता था। लेकिन आज केवल एक ही पहलू को जानकर सब लोग बैठ जाते हैं, तो इससे ज्ञान तो सीमित हुआ ही। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो गूगल है, इंटरनेट है, इंटरनेट की दुनिया में कितनी ऊटपटांग चीज़ें हैं। ऐसे कितने पेजेस आपको मिल जाते हैं जो बच्चों के लिए, बच्चों की बुद्धि के लिए हानिकारक है जी, ठीक है। ये जो उम्र होती है जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, खासकर 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो उम्र होती है, वो बच्चे की फाउंडेशन होती है, नींव होती है। उसी के आधार पर उसकी जो है सभी अवस्थाएं खड़ी होती है, उसका पूरा का पूरा जीवन आगे खड़ा होता है उसी के आधार पर, उसी फाउंडेशन नींव के आधार पर। आप देखिए, वरन यहाँ पर उल्टा होता है कि होता क्या है कि वही 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चे की बुद्धि ऐसी पलटती है, चूंकि उसके सामने सब कुछ है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, वो अपनी इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है।
स्कूलों में भी गुरुजन भी अब आज के समय में क्या होता है कि उस चीज़ को नॉर्मलाइज करते हैं कि नहीं, ये तो सबके साथ होता है, जबकि उन्हें कोई उस ऊर्जा को अच्छे तरीके से उपयोग करना नहीं सिखाता। ऊर्जा वही है, लेकिन उसे ही हम गलत दिशा में प्रयोग करते हैं। यही आज की शिक्षा प्रणाली हमें सिखाती है। अगर यदि उसी ऊर्जा को एक अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए, आत्मचिंतन के लिए उपयोग किया जाए, तो सोचिए कितना बड़ा लाभ हो सकता है दुनिया को, इन बच्चों को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। तो मुझे लगता है ये सवाल तो मैं नहीं पूछूंगी कि स्कूलों को बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे पास गुरुकुल अब है नहीं। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या सोचना है, आप क्या विचार रखते हैं इस विषय के बारे में। और एक बार नोटिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को कुछ शिक्षा जो है स्वयं दे सकें, जब वो बचपन में शुरुआती दौर में होता है या जब उसकी उम्र छोटी होती है, स्कूल जाने से पहले अगर माँ बाप के संस्कार नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत हानिकारक चीज़ हो जाती है। अब हम चाहते हैं आप लोगों से कि आप कमेंट सेक्शन में हमें देखकर बताएं कि आपके इस विषय पर क्या विचार है और आप हमारे विचारों से कितने सहमत हैं। चलिए, आज की पॉडकास्ट में इतना ही। आप सभी को जय श्री राम। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।